थोड़ा सा स्टूडेंट्स ऐसे टेक्निकली इशू हो गया था, जिसके चलते जो क्लास थी वो रुक गई थी और एकदम सारी चीज़ें कट गई थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसी को हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, आइए, ये हिस्ट्री का ठीक है टेस्ट है, टेस्ट नंबर 12 है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, कभी आपको शायद ना दिखे। तो हम विजन AS का आपके साथ में टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, पार्ट बनी है ये। ठीक है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन हमने लगभग 15-16 क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लिए थे। 14वें नंबर क्वेश्चन पर हमारी क्लास बंद होगी। तो टेस्ट नंबर कितना है ये आपको दिख रहा होगा, टेस्ट नंबर 12 है। ठीक है, और हिस्ट्री पर आधारित है, कि ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था हमारा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका PDF। ठीक है, पाने के लिए आप वहाँ से सीधा टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर लेंगे। चलिए, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन वायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी। क्वेश्चन नंबर ये देख रहे थे हम 14, गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जरा, पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि साम्राज्य भुक्ति नामक प्रभागों में विभाजित था, जिनका मुख्य जो आपका ऊपरी होता था। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जो बड़े साम्राज्य होते थे तो उनको क्या था, छोटे साम्राज्यों में गुप्त काल में विभाजित कर दिया जाता था। दीवानी और फौजदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था, ये भी बात सही है, क्योंकि दीवानी मामले खासतौर पर सिविल मामले हुआ करते थे, जैसे किसी का थोड़ा सा लड़ाई का मामला हो, संपत्ति से जुड़ा हो, भू राजस्व से जुड़ा हुआ मामला हो, ठीक है, न्याय से जुड़ा हुआ मामला हो, वो थे जिनको आप सिविल मामला कहते हैं। फौजदारी मामले क्रिमिनल मामले थे, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी की संपत्ति पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, खून खराबा हो गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती थी। तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा है, गुप्त जो आपका साम्राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों के नियम के लिए मौर्य साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़े नौकरशाही तंत्र की आवश्यकता थी। देखो, जब आप इतिहास पढ़ोगे ना, इसका रिवीजन करोगे, ये गलत है तीसरा, तो आपको एक ये डायग्राम मिलेगा। देखो ऐसे, ज़रा समझना, ये इस तरीके से डायग्राम आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीज़न हम बता रहे हैं। देखो जरा, जहाँ पर ये डायग्राम आपको जैसे ये है, इसको ज़रा समझना इतिहास में। ये यहाँ पर जहाँ भी ये एकत्रित आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना यहाँ, तो ये शक्ति का केंद्रीकरण है। क्या है बच्चे, शक्ति का केंद्रीकरण आप इसको कहेंगे। और यहाँ पर जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण है। किसका, शक्ति का। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो, पहले को देखो कहाँ, जब आप मौर्य काल की बात करते हो तो मौर्य काल में स्थिति क्या होती है, शक्ति राजा के हाथ में होती है, पावरफुल होती है, और बहुत विशाल साम्राज्य आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, मौर्योत्तर काल आता है, तो यहाँ पर छोटे बड़े शासक निकलते हैं, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण। फिर उसके बाद में गुप्त काल आता है, ठीक है, तो शक्ति यहाँ पर क्या है, एक हाथ में चली जाएगी। फिर गुप्तोत्तर काल आएगा यहाँ पे, तो शक्ति क्या है, विकेंद्रीकृत हो जाएगी, अन्य छोटे छोटे आपको शासक रजवाड़े मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपसे जो आपका गुप्तोत्तर काल के बाद में, ठीक है, गुप्तोत्तर काल के बाद में आपका मिलेगा मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में सत्ता कहाँ पर है, केंद्र में हो जाएगी। ठीक है, फिर आएगा मुगल, दिल्ली सल्तनत के बाद में आपको मुगल साम्राज्य देखने मिलेगा। तो मुगल साम्राज्य में शक्ति थोड़ी सी बिखरी हुई मिलेगी, ठीक है, फिर केंद्रित, तो फिर अंग्रेज आ जाते हैं। तो ये आप जब इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है, वहाँ पर पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, तो यहाँ पर कौन सा सही है, पहला दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15, रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, मतलब कि रामेशस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रामेशस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, रामेशस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दें, दो ही स्टेटमेंट है। पहला ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य 2029 में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने के दौरान
ऑफिसिस शूद्र ग्रह का अध्ययन करता है। ठीक है, किसका अध्ययन कर रहा है? शूद्र ग्रह का। देखिए ये क्या है कि 2029 में क्या होगा, ये पृथ्वी के निकट से गुजरने वाली एक तरीके से ऑफिस शूद्र ग्रह का अध्ययन करने वाला एक मिशन है, जो कि किसने शुरू किया है ये भी ध्यान रखना, ये ESA के द्वारा, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो पहला एकदम सही है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कह रहे हैं ना दूसरे में ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, हाँ ये बिल्कुल ईजी है, ईजी एंड पीजी आप कहेंगे इसको, ईजी एंड पीजी। और इसका प्रक्षेपण तिथि क्या है? अप्रैल 2028 में जाएगा, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आप, और इसका नाम मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक तरीके से राक्षस सर्प के नाम पर नामांकन किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों इसमें सही हैं, दोनों इसमें सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी एंड पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है आपको। मैं क्यों ऐसे क्वेश्चनों को हार्ड कहता हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम से नहीं बन पाते हैं, ये क्वेश्चन सोचवाते हैं स्टूडेंट्स को। आइए देखिए कैसे थिंक करना है आपको, मेरे साथ सीखेंगे। नहीं आता है ना तो सीख लो, बेनिफिट देगा, नुकसान नहीं देगा। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए, जैसे इस्लामिक वास्तुकला है और संकेत है। देखो बच्चे, भारत में जो इस्लाम आया वो कब आया? 700-750 के आसपास, 700-750 के आसपास, क्योंकि जब भारत में इनका आक्रमण हुआ अरबों का, तब से हुआ। मेहराब, मेहराब आपने देखा होगा, मेहराब का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ ये एक पिलर है, ये एक पिलर है, और इसको इस तरीके से बना दो ये, और यहाँ पे थोड़ी, जब आप ताजमहल देखने जाओगे तो वहाँ पर मेहराब आपको मिलेगा, इसको साज सज्जा यहाँ पर इस तरीके से कर दो तो ये मेहराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मेहराब मस्जिद में उपदेशक द्वारा मंच के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सीढ़ियाँ हैं। क्या मेहराब सीढ़ियों को कहा जाता है बच्चे? बताओ, क्या मेहराब जो होता है सीढ़ियों को कहा जाता है? जी नहीं, वो तो ख़ास तौर पर जो मेहराब होती है ना, ये तो एक तरीके से आप देखोगे जो गेट होता है, मेन जो गेट होता है, ठीक है, आपके महल का, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेंगी। ताजमहल को आप देखोगे ना तो वहाँ पर कई आपको मेहराब मिलेंगे जालीनुमा। तो ये पहला गलत है। ठीक है, पूछना ना सही सुमेलित है, देखो तो सही सुमेलित है ना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर पहला गलत है ना, तो आंसर ए तो होगा नहीं 100%, और डी भी नहीं होगा। अब ये इसने सत्य कह दिया कि दूसरा तो 100% होगा, क्योंकि दोनों जगह आप तीसरे की बात अटक रही है। देखिए ये कह रहे हैं आपके जो मिंबर होते हैं ये मक्का की दिशा को इंगित करने वाला प्रार्थना कक्ष है। ठीक है, क्या है? प्रार्थना कक्ष के रूप में कह रहे हैं ये मिंबर। मिंबर खासतौर पर जमा मस्जिद का शुक्रवार की मस्जिद में सीढ़ीदार उपदेश मंच है, जहाँ पर जो खुताबा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मक्का की नहीं है बल्कि किसका है? जामा मस्जिद। ठीक है, दिल्ली में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जामा मस्जिद जो आपको मिलेगी तो उसमें सीढ़ीनुमा सीढ़ीदार उपदेश मंच के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको खुतबा कहते हैं। तो तीसरा गलत है, नंबर 2 इसका सही है। क्यों सही है? देखिए आइए देख लेते हैं। ये कह रहे हैं आपका किवाला, किवाला जो आपका मिलवान है, ये जो लिबान है, ठीक है, किवाला लिबान, मक्का की दिशा में बनी मस्जिद की जो दीवार होती है। तो यदि आप कभी भी इनका मक्का मदीना देखें तो ठीक है, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। देखो मैं कहता हूँ जो भी रिलीजन है ना उससे प्रेम करना सीखो। कभी भी रिलीजन, कोई भी धर्म, ठीक है, या उसके जो मानने वाले हैं उनमें थोड़ी सी खटास हो सकती है, लेकिन धर्म अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करता रहता है, अच्छाइयाँ लाता है धर्म। ठीक है, तो उसको जान लो। ठीक है, अब देखो धर्म को मानना अपनी अपनी आस्था होती है, परंतु जानना आपकी जिज्ञासा होती है, और जानने से आप छोटे नहीं बल्कि बड़े बनते हैं, क्योंकि आपको उस धर्म के बारे में वास्तविकताएं पता चल जाती हैं। चलिए 70 नंबर, भारतीय शैली कला के संदर्भ में विषय वस्तु और कलात्मक तकनीकों की दृष्टि से लखुड़ियार और भीमबैठ का चित्रकला की शैलियों किस प्रकार के आप देखोगे भिन्न है। अब यहाँ पर एक कंपेयर वाला ये क्वेश्चन है, लखुड़ियार और ख़ासतौर पर किससे पूछा है? भीमबेटका चित्रकला। ठीक है, भीमबेटका आज की नहीं ना, पुरानी है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद, पता होगा। चलिए देखिए, पहला लखुड़ियार चित्रकला प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जानी जाती है, जबकि भीमबेटका चित्रकला में कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जाता है। क्या आपको लगता है कि जो भीमबेटका है उसमें कृत्रिम रंग है? उसमें कृत्रिम रंग है? अगर कृत्रिम रंग होते, जिस रंग का हम आज प्रयोग करते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, तो जिन्हें कब के वो उधड़ गए होते, कब का वो चले गए होते, उड़ गए होते। हम प्रिंट करते हैं आज अपने मकान पर, तो आपको लगता है 2-3 साल में प्रिंट ही ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हैं? और वो तो कई हज़ार साल पुरानी
भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो पहला तो ये गलत है। ठीक है। लखुडियार चित्रकला में खासतौर पर ज्यामितीय पैटर्न और एकल छड़ी जैसी मानव आकृतियों पर बल दिया गया है, जबकि भीमबेटका में शिकार, नृत्य और घरेलू गतिविधियों सहित भिन्न प्रकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। पढ़े हैं कि नहीं भीमबेटका के बारे में? मध्य प्रदेश भोपाल वाले रीजन की तरफ है कि नहीं? कभी जीवन में मौका मिला जाएंगे, और वहाँ पर बिल्कुल एकदम चित्र दर्शाए गए हैं ऐसे। जब आप नितिन सिंघानिया पढ़ोगे ना तो उसमें एक मैप मिलेगा आपको, वहाँ पर कई चित्र मिलेंगे आपको, तो उसको जरूर आवश्यक रूप से देखना, उसको अपने रूम में लगाना, उसको सुबह शाम आवश्यक रूप से देखना। और नितिन सिंघानिया की बुक इज़ द बेस्ट बुक है। ठीक है। मेरी तरफ से तो भी देखो एकदम बेस्ट किताब मैं कहूँगा उसको। हालांकि किताब अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं होती है कि एक ही से हो जाएगा, लेकिन हाँ बेसिकली वो एक यूपीएससी आईएएस अधिकारी के द्वारा ही लिखी गई है, नितिन सिंघानिया जी। ठीक है। पुराने हैं। ठीक है। हम तो ऐसे मान लो कि जब उन्होंने वो पास किए उस समय, ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम, तो उस समय हम बहुत बच्चे हुआ करते, तो हमारे लिए तो वो एक आप कहोगे कि मोटिवेशन का काम करते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से। तो यहाँ पर जो है 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जो आपके लखुडियार चित्रकला है, ये ज्यामिति पैटर्न आपको मिलेगा, और भीमबेटका शिकार, नृत्य, वहाँ पर ऐसे बाण लेकर के तीर छोड़ते हुए दर्शाया गया है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 20 का राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्योंकि आम जनता अर्थात मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के जीवांतर यहाँ पर आपको मिलेंगे। वन सेकेंड, सॉरी। लखुडियार और भीमबेटका चित्रकला विषय वस्तु कलात्मक तकनीकी रूप से रंग के प्रयोग पर इसको विभेद करता है। ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको। ज्यामिति पैटर्न है, ये आप सभी जानते ही हैं। भीमबेटका में शिकार, नृत्य, संगीत, जानवरों की लड़ाई है कि नहीं, वो चित्र तो आपने देखा होगा किताब में, वो सब मिलते हैं आपको। चलिए, अब तो वो चित्र बहुत ज़्यादा धुलमुल होते चले गए हैं, आपको समझ में भी नहीं आएंगे, ऐसी धारियाँ वो बना दी गई हैं। ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आएंगी, लेकिन कभी मौका मिले तो अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और भोपाल वाले उस रीजन से हैं, तो मैं तो कहूँगा एक बार विजिट कर लें और देख लें। ठीक है। और उसके फ़ोटो खींच करके मुझे भी भेज दें। ठीक है। चलिए, अगर कोई हो उधर का तो कृपया करके आवश्यक रूप से, अगर कोई स्टूडेंट्स हो तो वो ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं कि हाँ मैं एमपी से और उस वाले रीजन से हूँ। ठीक है। भोपाल, जहाँ पर ये आपको मिलेंगे भीमबेटका। कभी जीवन में मौका मिला स्टूडेंट्स तो आपसे भी मिल लेंगे और भीमबेटका भी देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर है आपकी। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म और दर्शन के एक प्रमुख अवधारणा, संसार की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? देखो, समझ में आया? चलिए देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा हिंदू धर्म और दर्शन में एक अवधारणा, कौन सी अवधारणा? संसार की अवधारणा। अब ये संसार जो शब्द है ना, इसके बारे में बताओ क्या है ये संसार? संसार पहला है कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है। संसार क्या ये है? दुख से पूर्ण मुक्ति, क्या ये संसार है? दुख से पूर्ण मुक्ति। भगवान शिव का तांडव नृत्य, शाश्वत आनंद की स्थिति। बताओ। देखो, इस दुनिया में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि ये सबका हर एक धर्म का कॉन्सेप्ट है। कहते हैं ना मुक्ति पा लेना। ठीक है। लेकिन जैसे बुद्धिज़्म आप पढ़ोगे तो कर्म के सिद्धांत को मानता है, जैनिज्म पढ़ोगे कर्म के सिद्धांत को मानता है, हिंदुज़्म की बात की गई है तो ये कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। गलत कर्म करोगे, अगर किसी का आप मर्डर करोगे तो आपका कोई करेगा, आप गला किसी का काटोगे आप ही, अगर आज आप किसी का मांस खा रहे हैं कल आपका कोई मांस खाएगा। मतलब कि ये जो पुनर्चक्रण वाली चीज़ है, आप गलत करोगे, जो भी आप एक्सवाइट, किसी का आप चोरी कर रहे हैं आपका सिरात गलत होगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है, गलत चेता तो गलत पाया। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चे। तो देखो, जिसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु आवश्यक है। अब जन्म हुआ है तो वो निष्काम कर्म से अपने काम करे, कृत करे, और जब कृत करेगा तो सही रहेगा, मोक्ष प्राप्त कर देगा। अच्छे आचरण रखे अपने। ठीक है। तो उन सभी का पालन करें, झूठ ना बोले, असत्य है। ठीक है। जो आप अपरिग्रह, कई ऐसी चीज़ें हैं। खैर, उपभोक्तावादी मानसिकता है, ये तो सब उतार के रख दी हैं लोगों ने। तो ये जो हिंदू धर्म की अवधारणा है, इसमें आपको जन्म की अवधारणा मिलती है, मृत्यु अवधारणा, और पुनर्जन्म चक्र जो है, यही तो छुटकारा पाने के लिए कई धर्म निकले। इसी में से सिखिज्म आया, इसी में से आपको जैनिज्म मिलता है, सेक्ट और कल्ट के रूप में यहाँ से बुद्धिज्म निकला है कि नहीं, और इसी में से आपको सेब मिलेंगे, यहीं पे से आपको कृष्ण मिलेंगे, नारायण श्री विष्णु। ठीक है। तो यहीं से कई ऐसे धर्मों की उत्पत्ति हुई। तो हिंदू धर्म कोई एक धर्म नहीं है,
बल्कि हिंदू एक धर्म क्या है, एक सनातन है, सनातन धर्म है, यहाँ पर कई हैं, ठीक है, सभी धर्मों का एक मिक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, ये थोड़ा सा दार्शनिक स्टेटमेंट था तो इसलिए आपको शायद ऐसा लग सकता है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 3 स्टेटमेंट है। पहला, याद है मौर्य साम्राज्य, कुछ पिक्चर बनी है मौर्य साम्राज्य के बारे में, कुछ माइंड में आ रहा हो तो चलिए देखिए। मौर्य साम्राज्य में राजा देवपुत्र की उपाधि का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र। आपने कहा होगा ईश्वर का पुत्र जो है, अर्थात कि देवपुत्र नामक उपाधि जिसका जो अर्थात होता था ईश्वर का पुत्र, का प्रयोग नहीं किया जाता था। उपाधि में जैसे आप देखोगे कुषाण वंश, विशेष रूप से कुषाण, प्रकट, कनिष्क के जो अधिक निकटता से इसमें जुड़ी हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे मौर्य शासकों ने इसकी उपाधि का उपयोग नहीं किया। तो ये किसने किया है, कुषाण जो पुत्र है, ये खासतौर पर। अब कई बार क्या है ना, देवम प्रिय, देवों का प्रिय तो एक शब्द है, अब उसको यहाँ पर नहीं इंटरलिंक करना है कि ईश्वर का पुत्र, कभी कह दो कि सर सम्राट अशोक को कहा गया, नहीं, वो खासतौर पर आप देखोगे वो जो कहा गया है वो देवना प्रिय कहा गया है, देवों का प्रिय अशोक, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब देखो, जब पहला स्टेटमेंट गलत है, पूछा कितने सही हैं, ठीक है, ये पेयर वाला क्वेश्चन है, पेयर वाला क्वेश्चन है, कितने सही हैं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे में कह रहे हैं कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि राजस्व दिया जाता था। देखो, यहाँ पर भूमि राजस्व नहीं बल्कि इनको दान दिया जाता था, और इसका भी विभेद हुआ करता था। जैसे जो उच्च पद अधिकारी हुआ करते थे तो उनको 40-40 हज़ार के आसपास में उस समय की जो सैलरी हुआ करती थी, नकदी वेतन दिया जाता था। और कई को जो छोटे निम्न पद पर होते थे उनको 10 भी दिए जाते थे, 20 ऐसे आप देखोगे जो मुद्राएं थी वो दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत है। मौर्य शासन के दौरान गंभीर अपराधों के लिए भी मृत्युदंड निषिद्ध था। देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी और उसके बाद में जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने जियो और जीनो दे के सिद्धांत की बात करी और कहा कि यदि आपने मेरे रहते हुए, और मुझे पता चला, भनक भी लगी कि आपने मेरे साम्राज्य में एक पशु की हत्या कर दी या किसी को आपने मार दिया, तो फिर आपको भी मारा जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा भी गलत है कि गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड निषिद्ध था, नहीं, वहाँ पर मृत्युदंड दिया जाता था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और प्लस क्या थे, जुर्माने भी लगाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों गलत है। पूछा क्या है कितने सही हैं, तो सही तो बच्चे यहाँ पर एक भी नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इसका, 1 सेकेंड, जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 20। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद जिसको बाई मेटेलिक नीफे सिस्टम, अब देखो नीफे सिस्टम है ना, बाई मेटेलिक जो आपका नीफे सिस्टम है, ये बताओ किससे संबंधित है। और ये चर्चाओं में रहा है, बहुत चर्चाओं में रहा है। बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए उन्नत सामग्री, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सुपर कंडक्टर, जल विभाजन के लिए माध्यम से प्रभावी ऑक्सीजन, और डी में कह रहे हैं कार्बन कैप्चर और भंडारण तकनीकी। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, ये जो आपकी बाई मेडिकल्स जो आपकी नीफे सिस्टम रखी गई है, तो इसका मूलभूत उद्देश्य होता है जल के रूप में। किसके रूप में, क्योंकि ये नवीन अध्ययनित दबाव दिया जाता है और जिससे जल विभाजन के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पादकों के लिए नित्य केवल ये एक तरीके से निकेल आयरन त्वरित डबल हाइड्रोजन ऑक्साइड प्रणाली का सबसे प्रभावी क्या करता है, सिद्ध हुई है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का इसमें कोई समझने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको ध्यान में रखना। पूछ ले तो ऐसे ही रेफरेंस के तौर पे याद रखो। जी हाँ, सातवाहन राजवंश आपने पढ़ा होगा आवश्यक रूप से। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स तो सातवाहन वंश के बिना कैसे आपकी पता सिस्टम नहीं चलेगा। सातवाहन राजवंश के संदर्भ में कटक और स्कंदवार शब्द किससे संबंधित थे। देखिए, ये जो शब्द थे बच्चे, खासतौर पर ये सैन्य शिविर थे जो कि राजा के वहाँ ठहरने तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि सातवाहन के समय जैसे सैन्य जो चलचित्र उनके विशाल लेखों के कटक और स्कंदर के जैसे शब्द मिलते हैं, तो स्पष्ट है ये सैन्य शिविर और बस्तियाँ थी जब तक कि प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करती थी, ठीक है। और तब तक वहाँ पर राजा वहाँ पर रहता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट, अब देखो बजट पे क्वेश्चन पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखेंगे क्वेश्चन क्या है। फुल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बजट वाला, बताइए क्वेश्चन। केंद्र बजट 2024-25 में शुरू की गई कौशल ऋण योजना, कौन सी योजना? कौशल स्किल, जो आपका लोन प्रोग्राम है या फिर योजना है उसके बारे में पूछा है। इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मतलब कि इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है, स्किल लोन स्कीम को, बताइएगा। देखिए ये खासतौर पर नोडल मंत्रालय इसमें कौन है? अब देखो ये तो नहीं देगा ना भाई, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय तो नहीं देगा ना पैसा, पैसा कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया, पहला इसमें गलत है। ठीक, इस योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण की राशि कितनी है? 1.5 लाख रुपए। देखो इसमें जो राशि की हम बात कर लें तो जो इसमें अधिकतम राशि रखी गई है वो कितनी है? 1.5 लाख रुपए है, और न्यूनतम जो रखी गई है वो 50,000 रुपये रखा गया है। 50,000 से 1.5 1.5 लाख तक के बीच में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि जो है 5 वर्ष की रखी गई है। मतलब कि यहाँ पर जो टाइम इन्होंने रखा है वो कितना है? 5 ईयर्स के लिए इन्होंने इसको रखा है। तो देखो जब आप 50,000 से अधिक की बात करते हैं, ठीक है, जब आप 50,000 से 3 ऋण की बात करते हैं, देखो इसमें कई ऐसे स्लैब बनाए इन्होंने। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसमें चाहिए कि 50,000, ठीक है, मान लीजिए 50,000 की आप बात कर रहे हैं, तो आपको 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष का। और यदि आप 50,000 से, और यदि 1 लाख के बीच में आप जा रहे हैं तो यहाँ पर टाइमिंग क्या होगी? 5 वर्ष होगी। और यदि आप 1 लाख से अधिक जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 1 लाख से ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो अवधि आपको 7 वर्ष की दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं 50,000 से। ठीक है, तो 50,000 में कितना? 5 वर्ष नहीं बचे, 3 वर्ष है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा गलत था। तो कितने सही हैं इसमें? केवल एक सही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है शिलालेख है कुछ ऐसे और विवरण दे के रखा है। आइए देखते हैं कि एक शिलालेख के बारे में। कितने सही सुमेलित आपसे पूछा है, पेयर वाला है, कितने सही सुमेलित हैं इन तीनों में। जैसे आपसे पूछा गया है रवातक शिलालेख, ये कह रहे हैं चेर शासक की 3 पीढ़ियों का संदर्भ प्रदान करता है। क्या ये है? क्या ये वास्तविक रूप से सही है? जी नहीं, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान के बगाल प्रांत में रवात की खोज के लिए जाना था और बैक्ट्रिय भाषा में, ग्रीक में खासतौर पर है। तो पहला गलत है ये। दूसरा है हम्पी गुफा अभिलेख, इसमें खासतौर पर जैन धर्म के जो मूर्ति पूजा का सबसे पुराना अभिलेख के रूप में यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये बात एकदम सही है। दूसरा है आपके पुगलूर शिलालेख में कनिष्क साम्राज्य के रक्त संबंध का विस्तार का उल्लेख यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो पुगलूर शिलालेख है, अगर हम देखें इसको, तो ये तमिलनाडु जिले के पुगलूर वाले क्षेत्र में है। ठीक है, और ब्राह्मणी में है, ये ध्यान में रखना आपको। बंसावली रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये तीसरा भी गलत है। तो कितने सही हैं? केवल इसमें एक सही है। ठीक है, दूसरा नंबर का, बाकी के गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अब देखो इस पर क्वेश्चन पहले ही पूछा गया, इसी जो क्लास थी, ठीक है, इसका जो इसी क्लास में आपसे पहला जो क्वेश्चन था, पहला आई थिंक दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, वो भी इस पे था और ये भी क्वेश्चन इसी पे है। तो समानांतर सिनेमा के सर्वोत्तम रूप से वर्णन क्या है? जैसे मनोरंजन और बॉक्स ऑफिस की सफलता पर ध्यान केंद्रित करने वाली अत्यधिक वाणिज्यिक जो सूत्रबद्ध फिल्मों की विशेषताओं वाला एक आंदोलन है। बताइएगा क्या है ये? यह खासतौर पर एक विधा जो कि मुख्य रूप से विस्तृत दृश्य प्रभावों के साथ काल्पनिक और पौराणिक कहानियों की ईद इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह इनमें से है कि इसी में कह रहे हैं फिल्म निर्माण की एक शैली जो अपने अतिरिंज एक्शन दृश्यों और स्टार केंद्रित मतलब कि कथाओं के लिए जानी जाती है। यथार्थवादी, देखो ये खासतौर पर क्या है? यथार्थवादी कथाओं की विशेषता वाला एक आंदोलन जो कि अक्सर सामाजिक
मुद्दों को दर्शाता है जिनमें मजबूत चरित्र, पात्र और संचालित कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं थी तो मैं इस पर थोड़ा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये देखिएगा, इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे आपसे। गुप्त काल के दौरान मूर्तिकला की एक शैली विकसित हुई। इसकी विशेषता क्रीम रंग के बलुआ पत्थर पर और धातु का उपयोग है और इस शैली में मूर्तियां स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं और इनमें किसी भी तरह की नग्नता नहीं है, मतलब कि वो मूर्तियां नग्न नहीं हैं। बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभाव मंडल आकर्षण रूप से सजाया गया है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस शैली की आप देखोगे चर्चा की गई है? गंधार शैली, मथुरा शैली, सारनाथ शैली, अमरावती शैली। बहुत ही इजी मैं कहूँगा, इजी एंड पीजीए क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एंड पीजी क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर ही आप दें तो मैं कहूँगा कि इसका करेक्ट आंसर आप दें। देखो मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ, गंधार शैली नहीं है, अमरावती नहीं है, अब आपको बताना है कौन सी है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वाराणसी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, सारनाथ के आसपास। तो सारनाथ शैली है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सी, सारनाथ शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आइए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसमें बीच बीच में आपको उसका करेक्ट आंसर देना है और हर क्वेश्चन का देना है आपको। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कार्यस्थल मुख्य रूप से किस भूमिका के लिए जाने जाते हैं? बताओ, मध्यकाल में भारतीय जो कायस्थ हुआ करते थे, कायस्थों का रोल क्या होता था? कहते हैं ना कई जगह ये कायस्थ आज एक जाति के रूप में भी जाना जाता है। आई थिंक ओबीसी के लिस्ट में आती हैं ये शायद कायस्थ जो थे। बताइए कौन थे ये जो कायस्थ हुआ करते थे? ये खासतौर पर लिपिक हुआ करते थे। ठीक है, क्या होते थे ये? अनेक समाज और आर्थिक परिवर्तन में हुए और इसमें ये SC/ST में भी रखे जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से महत्वपूर्ण घटना जातियों की संख्या में वृद्धि और उसका प्रसार थी। तो उस समय ये देखने के लिए आपको मिलते थे कायस्थ जो थे। ठीक है, पेशेवर थे, कृषि को छोड़कर इसको अपनाने विवश हो गए थे बेचारे, तो करने लगे बुनकरी का काम वगैरह वगैरह। तो लिपिक ये क्या करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प्पा पे क्वेश्चन है। चलिए, फेवरेट है आपका हड़प्पा, तो मैंने भी कई बार आपको पढ़ाया इस पर मैंने पूर्णतः रूप से विस्तार से क्वेश्चन भी करवाए बच्चे। हड़प्पा सभ्यता पर बेस आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन पुरानी है, बहुत ही अच्छी वीडियो, वो प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे आप अगर आप देखें तो। पूरी सीरीज है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे साइंस एंड टेक। हड़प्पा नगरों और जिन नदियों के किनारे ये नगर स्थित हैं उनके संदर्भ में। अब देखो हड़प्पा के नगर हैं और उस पर पूछा गया, जैसे चहुंदलो है, तो चहुंदलो किस पर है? तो चहुंदलो तो सिंधु वाले क्षेत्र पर है, बात सही है। कालीगंगा, अब आपको कालीगंगा कहाँ पर मिलता है? क्या ये घग्गर नदी पर है? बनावली जो है ये लूनी नदी पर है। अब देखो वो स्टूडेंट्स बताएगा इनके आंसर सही से। आप मुझे बताइएगा कि जो कालीगंगा जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, पहले ये बताओ। पहले आप ये बताओ कि कालीगंगा है कहाँ, ये आप मुझे बताओ। बताओ कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी किस स्टेट में है कालीगंगा? कालीगंगा कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में आपको मिलता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य है। ठीक है, तो ये बात सही है। घग्गर नदी उस समय इसको सरस्वती के रूप में कहा जाता था। लूनी जो है ये लूनी, देखो लूनी नदी आपको कहाँ मिलेगी? स्वाभाविक है, लूनी नदी आपकी राजस्थान में है। और ये कह रहे हैं बनावली, और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा। HR बोले तो हरियाणा मतलब कि हिसार। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो 2 इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में सुर्खियों में रहा डिकलिन प्रोटीन संबंधित है। अब देखो ये थोड़ा सा डिकलिन प्रोटीन आपसे पूछ लिया गया है, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर, फटाक से मारिएगा इसके कमेंट्स में। ठीक है, जो आपके किडलिन, सॉरी डिकलिन नहीं है, किडलिन प्रोटीन, किडलिन्स प्रोटीन, एक तरीके से इसके अध्ययन ने कैंसर के उपचार के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं के रूप में पहचान की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किडलिन। अब देखो किडनी 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 से याद कर सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे? किडलिन, ऐसे इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, किडलिन्स। तो ये अभी कैंसर के लिए इसमें जानी जाती है खासतौर पर बच्चे, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपचार से जुड़े उपाय हैं जहाँ पर। इसमें क्या होता है, जो किडलिन प्रोटीन का एक परिवार होता है जो कोशिका एसेंशियल स्थानांतरण संकेतिक और इसमें जैसे विभिन्न कोशिकाओं के रूप में शामिल किया जाता है। तो
इसके 3 सदस्य हैं, जिसमें किंडलिन 1 है, किंडलिन आपका 2 है और 3 है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी 29 गुर्जर प्रतिहार। मालूम है कि जिस समय 700 ईसा पूर्व का आसपास ईस्वी वाला जो क्षेत्र है, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी वाला जो रीजन है, ठीक है, जब आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही थी, उस समय गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे। ये राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, भरतपुर वाले रीजन इत्यादि में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के किस एक शासक ने उत्तर भारत में एक बड़े हिस्से पर अपने शासन का विस्तार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जिसके कारण बंगाल और बिहार के पास पाल राजा धर्मपाल के साथ संघर्ष हुआ। बताओ किसने था? तो नागभट्ट थे, मत्स्य राज था, मिहिर भोज था, नागभट्ट था। तो ये थोड़ा सा कठिन मैं कहूँगा इसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दे दिया किसके बारे में। तो उस समय बतस्स जो हुआ करता था, ठीक है, कौन होता था? बतस्स था, जो कि 8वीं शताब्दी में ये नागभट्ट प्रथम ने तो मालवा के क्षेत्र को भी ये देखने के लिए आपको मिला था। तो गुर्जर प्रतिहारों में जो बतस्स था ये इसमें जाना जाता था, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी के रूप में बतस्स ने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर अपना विस्तार किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कन्नौज जैसे इसको अपनी राजधानी बनाया। बंगाल और बिहार के पास में धर्मपाल जो हुआ करता था, पाल वंश का शासक, संघर्ष भी किया। तो ये ध्यान में रखना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बतस्स राज। क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित रागों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राग देखे रखे हैं और कितने हिंदुस्तानी संगीत हैं ये भी बताना है। जैसे सिंधु, भैरवी है, तोड़ी है, खमाज है, बताओ। तो ये सभी हैं, तीनों हैं, ठीक है, ये तीनों हैं, चाहे सिंधु हो, भोरवी, ये सिंधु और भोरवी जो है ना, भैरवी ये इधर है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तोंडी, ठीक है, खमाज, इसको ध्यान में आपको रखना है। क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत में आप कहोगे जैसे ध्रुपद है, धमार है, ठुमरी है, ख्याल है, ठप्पा है, जैसे तानसेन के द्वारा अपनी जादुई संगीत क्षमताओं को विकसित करने के रूप में जैसे बेजू बाबरा, सूरदास लोकप्रिय ऐसे राग पे रहे हैं। तो सिंधु जो भैरवी हैं ये इसके लिए जाने जाते हैं। चलिए, तोंडी है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में इसको जाना जाता है, तोंडी थाट के रूप में। और खम्बाज, इसको खम्बाज भी कहते हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध राग है। खम्बाज थाट से संबंधित इसको करते हैं। तो तीनों सही है बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 31। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संगम युग से संबंधित किलार, वेलिर और वेंदर शब्दों की व्याख्या करता है? पहले तो देखो, संगम का मतलब होता है मिलना। अब ये कौन थे? कवि थे, ठीक है, उस समय के जो मिलते थे, बड़े बड़े विशेषज्ञ थे। तो किसके बारे में चर्चा है? ये शासकों के विभिन्न स्तर हुआ करते थे, जिसको हम खासतौर पर किलार, वेलिर और बेंदर कहते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या था? ठीक है, चलिए। जैसे कुर्जिन था, शिकारी और संग्रह के पर्वत क्षेत्र से संबंधित था। मूल्य हुआ करते थे, झूम कृषि के पशुपालन से, वन क्षेत्र से थे, ठीक है। मरुत्तम नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले, सिंचाई उपयोग में कृषि। नेयात, पाले खेती। तो इस तरह के से कई देखने के लिए आपको मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसके बाद ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। कृषि मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परी परियोजना, पढ़ा है परियोजना के बारे में? तो परी, पापा की परी बनूंगी, मुझे किसी की रानी नहीं, मुझे पापा की परी बनना है। ये सब आता है ना ऐसे रील पे। क्या सर आप रील देखते हैं? नहीं बच्चे, मैं रील नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं तो एक दूसरे परवश से आपकी क्लास रहा हूँ। भाई देखो, कोई भी टीचर कहने लगे मैं रील नहीं देखता हूँ, हाँ, कोई ज़्यादा देखता है तो कोई नहीं देखता है, कोई बिल्कुल ही नहीं देखता है, ठीक है, सब देखते हैं। कोई कुछ देख लेता है, कोई अच्छी चीज़ देख लेता है, तो कोई मनोरंजन कर लेता है, कोई एक दो रील देख लेता है, कोई नहीं देखता है। कुछ टीचर ऐसी हैं जो रील भी उनकी, ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, रील बना रहे हैं, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है, ठीक है, तो अब रील बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको जीवन यापन करना है। आइए, मुझे आपका जीवन यापन करना है, आप अपने जीवन को सुधार कर सके तो टेस्ट को दीजिएगा। परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बताओ। इसका उद्देश्य सामाजिक जो समकालीन विषयों और तकनीकों के साथ में सदियों पुरानी विरासत से प्रेरित लोक कला को प्रदर्शित करना है। मतलब कि
आप उसको डिजिटलाइजेशन करो और सबके सामने ऐसे मोड देखो, परंपरा को कैसे मॉडर्न करने के लिए इसको परी को शुरू किया गया है। इसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि अब इसमें खासतौर पर इसका क्रियान्वयन जो है ये ललित अकादमी, ठीक है, ललित कला अकादमी के द्वारा इसको किया गया है दीर्घकाल के रूप में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, सही पूछा था, ए इसका राइट आंसर है 32 का। क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है, हिंट्स दे दूंगा क्या है। देखिए, अनेकांतवाद, अनेकांत का मतलब होता है एक से अधिक, अनेक है जो अनेकांतवाद, मतलब कि आप देखोगे वास्तविकता सभी के लिए एक समान है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर वास्तविकता का अनुभव भिन्न होता है कि अवधारणा पर निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन द्वारा बल दिया गया है। मतलब कि वैसे तो देखोगे तो एक है, लेकिन अगर आप गहराई में डिप्थ में जाओगे तो ये अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो किसकी बात की गई है? मैंने आपको 2-3 ही धर्म बताए थे, याद होंगे तो आपको, या भूल गए? इसका आंसर पहले तो कमेंट्स करना आपको। मैंने आपको जैनिज्म पढ़ा है, बुद्धिज्म पढ़ा है और शांख्य दर्शन पढ़ा है। षड दर्शन, शांख नहीं षड दर्शन। जैसे न्याय है ये उसके भाग हैं, सांख्य है, अद्वैतवाद है, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद है, तो ध्यान में रखेंगे। बताइएगा इसका अनेकांतवाद की जो चर्चा की गई है, ठीक है, किसकी बातों में चर्चा की गई है, एक से अधिक हो जाता ना, तो इसको ध्यान में रखें, अनेकांत होता है वो, कण कण में बसता है वो। हिंट्स दे दिया मैंने आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 34। इक्विटी म्यूचुअल फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़े हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में आया है कुछ समझ में? म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, नहीं पता? चलिए देखो, खासतौर पर इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर हम देखें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब कि जो इन इंडिया के द्वारा एएफएम जिसको कहा जाता है, इसने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश के रिकॉर्ड पर स्तर पर पहुंच गया। तो इसमें कई गिरा भी है, बढ़ा भी है, वो सरकार के ऊपर, कई ऐसी गतिविधियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला है इसका उद्देश्य ट्रेजरी बिल जैसे, देखो ट्रेजरी बिल जैसा, ये टी बिल जैसा नहीं होता है। पहली बात तो निश्चित आय उत्पन्न करने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करके समय के साथ मूल्य में वृद्धि करना, नहीं, इसका ये उद्देश्य नहीं होता। ट्रेजरी बिल इससे अलग होता है म्यूचुअल फंड से, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, यह आमतौर पर उच्च रिटर्न प्रदान करता है, किंतु डेट म्यूचुअल फंड्स की तुलना में इसमें जोखिम और लागत भी अधिक होती है। हाँ, ये बात सही है। देखो, प्रॉफिट वहीं आपको होगा जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। आप चाहते हैं कलेक्टर बने और रिस्क लेना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो कैसे आप बताओ? तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम तो पढ़ा ही होगा आपने, मैं उम्मीद करके चलता हूँ आवश्यक रूप से पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम, क्योंकि आज का नहीं है ये पुराना काफ़ी है डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट है, यह एक वंशानुगत आनुवंशिक विकार है जो केवल माता पिता से ही उनकी संतानों में स्थानांतरित हो सकता है। मतलब कि जो डाउन सिंड्रोम है, अगर आप देखोगे तो ये किससे हो रहा है? ये केवल पेरेंट्स से हो रहा है। और यहाँ पर देखो, इन्होंने स्वयं कहा है केवल, और मैं कहता हूँ जब ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको एक बार और रीड कर दें तो बेनिफिट आपको रहेगा। ये क्वेश्चन 95% गलत होते हैं, है ना। तो ये खासतौर पर अगर हम देखें तो एक शोध से यह अध्ययन मिला है कि एक तरीके से निएंडरथल जो डाउन सिंड्रोम का पहला मामला ये दर्ज किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो पहला गलत है, ये अदर से भी आ जाता है, ठीक है, ना कि माता पिता से ही आपको मिलेगा डाउन सिंड्रोम। वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि यह भ्रूण विकास के दौरान स्वतः ही स्फूर्त और कोशिका विभाजन की त्रुटियों के कारण होता है, ये ध्यान में रखना। तो दूसरा है कि यह असामान्य कोशिका विभाजन के परिणामस्वरूप 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति बनाने के कारण होता है। हाँ, ये बात सही है। तो इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है, पहला गलत है। आओ आंसर देख लेते हैं। पहला गलत है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय गौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गौर, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया। अब तो पहले देखो, जो साइट्स की सूची हुआ करती थी, जैसे अपेंडिक्स आप पढ़ते हैं या फिर इसकी सूचियाँ पढ़ते थे, तो अब कितनी हैं? 4 हैं। पहले 6 हुआ करती थी, अब 4 हैं, ठीक है। तो सीरियसनेस आप समझ सकते हैं। दूसरे में कह रहे हैं यह केवल सदाबहार वनों में ही पाया जाता है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय गौर के बारे में, तो ये भारतीय जो गौर होता है ये सदाबहार वन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है,
क्योंकि परिभाष में ये मुख्यतः सदाबहार अर्ध सदाबहार वनों वाले क्षेत्रों में अर्ध पर्णपाती वनों के रूप में अपनी सीमाओं में बहरहाल इलाकों एक तरीके से बाहरी इलाकों में स्थानांतरित पर्णपाती वन्य क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत है, ये केवल सदाबहार नहीं है, ये पर्णपाती अर्ध पर्णपाती और अर्ध सदाबहार में भी आपको मिलेंगे। तो दूसरा गलत है, पहला एकदम सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके? अमर नायक। जो विजयनगर साम्राज्य मैं कहूँगा मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसको मैं दूंगा अपनी तरफ से 5 स्टार, क्योंकि बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपके साथ में मैं हिस्ट्री का जब पोर्शन कवर करूँगा, ठीक है, जो यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर्स का जो आपका एनालिसिस हो रहा है उसके बारे में। तो देखो, विजयनगर साम्राज्य यह दिल्ली सल्तनत में प्रचलित एक तापरानी के समान थी। क्या ये उस समय इसी के समान थी? नायक अपने क्षेत्र में कृषि के विस्तार हेतु उत्तरदायी थे और नायक विभिन्न जातियों से भी होते थे। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला स्टेटमेंट की बात कर ले तो एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों सही हैं। इसमें पूछा है कितने सही हैं, तो कितने सही हैं, तो यहाँ पर तीनों सही हैं, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर स्टेटमेंट, फिर ऑप्शंस। देखिए क्वेश्चन क्या है। दिल्ली के सभी शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ी स्थायी सेना थी, क्योंकि इसने सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया था, वेतन नगद देना इसने शुरू कर दिया था। इसके रखरखाव के लिए उसने विभिन्न निम्नलिखित में से कौन से सुधार शुरू किए? जैसे उसने अपने सैनिकों के जो भुगतान भूमि अनुदान देकर किया। देखो, वो भूमि अनुदान भी देता था कहीं कहीं, लेकिन उसने इतना भूमि अनुदान नहीं दिया था, बल्कि ये क्या था, मुद्राएं देता था। जैसे हुलिया प्रथा इन्होंने शुरू करवाई थी, डाक प्रथा इन्होंने शुरू करवाई थी। ठीक है, तो पहला गलत है, ये कोई लैंड वगैरह नहीं देता था, भूमि अनुदान नहीं देता था। उसने घोड़ों की दाग प्रथा, अब इस पर क्या होता था ना, घोड़े को दागा जाता था तो वही घोड़ा आता था जिसको ट्रेनिंग कर दी गई। अब ऐसे में क्या है ना, कई बार जो जिसका घोड़ा होता था, जो सैनिक हुआ करता था, वो लालच में डूब जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला जब गलत था तो करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया। राइट आंसर इसका सी है, 2 और 3। तो घोड़ा क्या होता है ना, तो वो अपने घोड़े को रोक लेते। जैसे मानो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे मानो कि एक व्यक्ति है और इसका एक घोड़ा है, मान लो ये, ठीक है, ये इसका घोड़ा है ना, ये इसका घोड़ा है। अब ऐसी स्थिति में ये जो घोड़ा है ना इसका, ठीक है, तो इस पर एक मोहर लगा देंगे हम कि ये लो, यहाँ पे मोहर लग गई है, क्योंकि इसको ट्रेन किया गया है। अब क्या होगा, राजा इस सैनिक को क्या करेंगे, इस वाले जो सैनिक है, इस व्यक्ति को जिसका घोड़ा है, इसको मुद्राएं देंगे। मान लीजिए हमने इसको 100 मुद्राएं दे दी, तो ये व्यक्ति क्या करता था, उस समय बड़ा होशियार हो जाता था। क्या था, युद्ध में जाना है, घोड़ा नहीं लेके जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 50 ले लेता हूँ और इसकी जगह जो कम गुणवत्ता वाला, मतलब कि बेकार घोड़ा, मैं आपके साथ भेज देता हूँ, ये वाला, तो ये चले जाता था। तो ऐसी स्थिति में वो युद्ध हारने के चांसेस ज़्यादा होते थे, तो इसलिए इस पर ये लगाया गया। हुलिया प्रथा ये थी कि हर एक व्यक्ति को अपना एक फ़ोटो अपनी पॉकेट में रखना होता था, ताकि पता चल सके कि वही व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट वो सही है एकदम, कि जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए उसने बाज़ारों को पंजीकृत किया ताकि उन पर नज़र रखी जा सके। उसने भूमि राजस्व की को उपज के 1/4 तक कम कर दिया। देखो, कम नहीं किया था, उसका उद्देश्य बढ़ाना था, क्योंकि मुद्राएं नगद वेतन देना इसी ने शुरू किया था। भारत के इतिहास में सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किसने की थी, इसी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन किसने, खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट, उनतालीस क्वेश्चन, बताइएगा क्वेश्चन क्या है, इसका करेक्ट आंसर दें। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश आपने पढ़ा होगा, गुजरात के थे राष्ट्रकूट। अब पहला स्टेटमेंट है कि इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया और कन्नौज को लूटा। क्या इन्होंने, जो आपके इंद्र तृतीय ने ऐसा किया था, क्या ऐसा किया था इंद्र तृतीय ने, बताइएगा। जी हाँ, ये 939 से 900 लगभग 68 के आसपास का था, तो ये बात एकदम सही है। कृष्ण तृतीय ने चोल राजा प्रांतक प्रथम को पराजित किया और चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखो तो ये भी आपका सही है। ये 1949 में किया था इसने,
गोविंद तृतीय ने कन्नौज के आप देखोगे नागभट्ट के विरुद्ध एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया और मलावा पर अधिकार कर लिया। तो ये भी बात सही है, तो तीनों यहाँ पर सही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप राइट मारेंगे तो आप थोड़े से लाभ में रहेंगे। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली सल्तनत के अधीन हुए प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों में संदर्भ, देखो अब दिल्ली सल्तनत के समय कुछ ऐसे, क्योंकि भी देखो जो सोसाइटी का चेंज है वो अपना एक नियम है। जैसे समाज बदलता है, जैसे आप देखोगे पर्यावरण बदलता है, पृथ्वी का आप देखोगे जो तापमान बदलता है, वैसे हमारी ज़रूरतें, हमारे व्यवहार, हमारे नेचर में परिवर्तन होने लगता है। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो रहे थे। इतिहास में आप देखो ना, इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब होता है, एक अर्थ में अगर आपसे पूछूं मैं कि इतिहास क्या है, इतिहास की डेफिनेशन कोई बच्चा मुझे बताए, अगर किसी में इतना भी कॉन्फिडेंस है कि इतिहास को उन्होंने पढ़ा है और मुझे बताए इतिहास की डेफिनेशन क्या होती है, बस ज़्यादा नहीं, उसको 4 शब्द लिखने हैं, ठीक है। इतिहास को बताइएगा क्या होता है इतिहास, इतिहास के बारे में 4 शब्द लिख के डिफाइन कर दीजिएगा कि सर इतिहास का मतलब ये है। देखते हैं कितने बच्चों ने इतिहास पढ़ा है, या ऑप्शनल वाले हैं या इतिहास उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तो देखो कागज़ का निर्माण होना शुरू हो गया था उस समय, हाँ उस समय कागज़ का निर्माण 8वीं शताब्दी में ठीक ठीक होना शुरू हो गया था। वस्त्र उत्पादन में सुधार और चरखे की शुरुआत, क्योंकि ये बात भी सही है, उस समय चरखे का आविष्कार होने शुरू हो गया था और बेहतर उत्पादन हुआ था उससे, क्योंकि दवा कपास को क्या करते थे, दुनिया के व्यापार करके तेज़ी से उसको बेहतर बनाया जा सका और साफ करके अन्य देशों में सप्लाई। बेहतर गारे मतलब कि मोटर्स का उपयोग, जिनसे उन्हें व्यय इमारतों का निर्माण करने में सक्षम बनाया गया। तो ये भी बात सही है, इनमें गुणवत्ता थोड़ी आपको देखने को मिली। कितने सही हैं, तो तीनों सही हैं। पेयर वाला क्वेश्चन है, तीनों बातें सही हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चित्रकला है यहाँ पर और राज्य दिखाई दे रहे हैं आपके। 41 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 41 नंबर में चित्रकला और राज्य है। ये कह रहे हैं आपसे पट्टचित्र। देखो बच्चे जो पट्टचित्र होता है, अगर आप इसको देख लें, पट्टचित्र की अगर विशेषताओं की बात कर लें तो पट्टचित्र जो आपका है ये पिथौरा वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, ठीक है। जो पट्टचित्र है ना, अगर आप इस पट्टचित्र की बात कर लें, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, जो पट्टचित्र है, 1 सेकेंड रुकिएगा, पट्टचित्र। तो पट्टचित्र ये आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले रीजन में आपको मिलता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो पहला सही है। मधुबनी, मधुबनी बिहार और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। पिथौरा, पिथौरा आपको गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो कितने सही हैं इसमें, तीनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। कितने सही हैं, तो तीनों सही हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार आपसे पूछ लेता है, जैसे गुजरात में एक नेचर के भी चित्र बनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। आपने इसका करेक्ट आंसर दिया। देखो ये कह रहे हैं उपयुक्त यात्रियों में से कितने अकबर के दरबार में आए थे। अब मुझे बताओ बेटा, कितने थे जो अकबर के दरबार में उस समय आए थे, ठीक है। अकबर का शासनकाल तो आपको पता ही होगा, तो बताइएगा कितने थे जो अकबर के शासनकाल में आए थे, क्योंकि अकबर का शासनकाल तो 1585 के आसपास का है ना अकबर के। तो लगभग आप कह सकते हैं कि अकबर का शासनकाल यही है 80 के आसपास का। देखिए
अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला जो है ये कह रहे हैं आपके रोल्फ फिंच। ये जो रोल्फ फिंच था ना, ये आपका आया था 1585 में। ये कह रहे हैं आपके मंस रेट। अब मंस रेट को देखें तो मंस रेट भी आपका आया था, ठीक है, अकबर के शासनकाल में, क्योंकि एक पादरी था। और जो आपका है फ्रावा वॉरियर, तो ये आपका आया था 1658 में। तो तीनों सही हैं, तो इसका सी राइट आंसर। सॉरी, ये जो है आप देखो 1658 में आता है, और अकबर का तो शासनकाल समाप्त हो जाता है इस समय, ठीक है, इस समय अकबर का शासनकाल समाप्त हो जाता है। ये शाहजहाँ के शासनकाल में आया था ये। तो तीसरा गलत है, दो इसमें सही है, पहला दूसरा, तीसरा गलत है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन। मिहिर भोज के बारे में क्वेश्चन है। मिहिर भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये कह रहे हैं जिसे प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कहा गया है। देखिए, अब पहला स्टेटमेंट क्या है समझना। मिहिर भोज के बारे में पूछा है, जो कि 836 के आसपास आपको मिलेगा। मिहिर भोज का शासन 836 के आसपास में सबसे महान शासकों में से एक था, ये बात तो एकदम सही है। उसकी क्षेत्रीय सीमाएं सतलुज नदी के पश्चिम के किनारे तक फैली हुई थी। देखो, उसकी जो सीमाएं थी ये बहुत दूर देश क्षेत्र तक फैली हुई थी, क्योंकि इसने विस्तार कर दिया था, बात सही है। उसके शासनकाल के दौरान अरब विद्वान सुलेमान आया था, मतलब कि भारत उस समय सुलेमान आया था। ये लगभग लगभग आपको मिलेगा कि क्योंकि मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान ही ये भारत आया था, तो ये बात सही है। तीसरा है प्रसिद्ध जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्षन का समकालीन था। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, 64 वर्षीय, ये 800 से 878 के आसपास में था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं बच्चे, ठीक है। तो कितने सही थे आपसे पूछा गया था, तो आपके तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा। सिगेला के बारे में पूछा, बताइए। देखिए, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि यह विक्टोरिया द्वारा उत्पन्न आंतों का एक संक्रमण है। बैक्टीरिया द्वारा, मतलब कि विक्टोरिया नहीं, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न, जिसको बोलते हैं सिंगेला। सिंगेला। तो देखो, शिंगेला की अगर हम बात कर लें तो ये एकदम सही है, क्योंकि ये एक तरीके से एंटोबैक्टर परिवार का एक बैक्टीरिया है, जिसके कारण ये होता है, ठीक है। सिंगोला के लिए वैक्सीन भारत में शिशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम का एक भाग है, ठीक है।
तो क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है? नहीं। अभी देखो इसमें टीकाकरण का जो कार्यक्रम है ये इसका भाग नहीं है वर्तमान में भारत में, ठीक है। तो दूसरा इसमें गलत है, पहला एकदम सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है। सल्तनत काल के दौरान महत्वपूर्ण स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जैसे पुराना नाम क्षेत्र है और वर्तमान क्षेत्र अवस्थिति पूछा है। जैसे तिरहुत है, बिहार में पड़ता है। कामरूप असम में। जो आपके जजनगर उड़ीसा, बताओ कितने सुमेलित हैं? ये सुमेलित वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखो यहाँ पर तीनों सही हैं, ये भी सही है आपका, पहला भी सही है, ये आपका बिहार में है, कामरूप असम में है और जजपुर उड़ीसा का क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो तीनों सही है, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 46, बताइएगा राइट आंसर। लाहौरी बंदर एक ऐतिहासिक मध्यकालीन पत्तन नगर था। यह किस नदी के मुहाने पर अवस्थित था? देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन इसको 5 स्टार मेरी तरफ से, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चनों पर आपसे पूछा है, ठीक है, बंदरगाहों पर, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बताओ किस नदी पर था लाहौरी जो बंदर, ठीक है। ये जो आपका पत्तन है मध्ययुगीन कालीन था, बताओ तो किस पर था? ये सिंधु नदी पर था, ठीक है। किस पर था? सिंधु नदी पर था। क्योंकि एक तरीके से लाहौरी बंदर जो है, एक तरीके से लाहौरी बंदर के रूप में इसको कहा जाता है, जाना जाता है। ये दक्षिण सिंध वाले ऐतिहासिक पत्तन में लगभग 1300, ठीक है, 1300 के दशक से आरंभ लेकर के 1600 के दशक के अंत तक ये सिंध पर मुख्य पत्तन के रूप में रहा। पश्चिम भारत के मुख्य पत्तनों में से एक था, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 47 नंबर, बताओ प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद जिसको चाइनीज झालर कहते हैं, बताओ। चाइनीज ये झालर के बारे में बताओ बेटा, इसका राइट आंसर 47 नंबर। देखिए ये क्या है, ये खास तौर पर आक्रामक एक तरीके से जलीय फर्न है, ठीक है। क्या है ये? आक्रामक जलीय फर्न के रूप में इसको जाना जाता है। और ये साल्वानिया जो मोलेस्टा वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका राइट आंसर है 48।
यह महाराष्ट्र में जन्मे 17वीं सदी में एक संत कवि थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। यह शिवाजी और संत एकनाथ और रामदास के समकालीन थे। वह अपने प्रारंभिक जीवन में एक व्यापारी थे। फिर उन्होंने भगवान, आप देखोगे, विठोबा की संस्तुति में भक्ति गीत भजन गाना शुरू कर दिया। वह निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे तथा वैदिक यज्ञों और मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते थे। उन्होंने अपने अभंगों की रचना मराठी में की थी। पूछा गया किसके बारे में ये वर्णन किया गया है, बताओ बेटा किसके बारे में ये वर्णन है। यहाँ पर है नामदेव, तुकाराम, और अभी ये चर्चाओं में रहे थे, ठीक है, लास्ट कुछ ही वर्ष ये चर्चाओं में भी रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित स्थापत्य जो संरचनाओं पर विचार आपसे पूछा गया है। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। उपयुक्त में से कितने एलोरा गुफा परिसर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भाग है, बताइएगा। तो जो कैलाश मंदिर है, रामेश्वर गुफा, विश्वकर्मा गुफा और दश अवतार गुफा, बताइए बेटा। देखिए, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर कितने सही हैं। जैसे दश अवतार, ये इसी में आ जाता है आपका, है कि नहीं। कैलाश ये भी इसमें आ जाएगा। और रामेश्वर जो गुफा है, अगर हम इसकी बात कर लें, क्योंकि ये 21वीं गुफा है तो ये भी सही है। विश्वकर्मा जो गुफा है ये इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी सही आंसर है, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3 है इसमें। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बताइएगा 50 नंबर का क्वेश्चन। वंश है यहाँ पर, स्थापत्य शैली है। जैसे तुगलक वंश है, ये गुलाम वंश, ये जैसे सैजू शैली है, तुगलक वंश, पैटर शैली, खिलजी वंश, मालुक शैली। अब कितने सही सुमेलित हैं, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स में बताना है। मैं जो अगली क्लास होगी, इसका पार्ट नंबर जो सेकंड होगा, उसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते चलिएगा। मिलता हूँ क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।